चैनल लीगल रिगल। आज का ये वीडियो आईपीआर सब्जेक्ट सीरीज़ का अगला वीडियो है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉपीराइट लॉ के बारे में। अभी तक के वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं पेटेंट लॉ के बारे में, ट्रेडमार्क लॉ के बारे में, डिज़ाइन लॉ के बारे में एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के लॉ के बारे में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉपीराइट लॉ के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कॉपीराइट होता क्या है। सबसे पहली बात तो कॉपीराइट एक ऐसा राइट है जो कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे दिया जाता है। हम इसको आईपीआर में पढ़ रहे हैं। आईपीआर मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियोस में पहले ही बताया था कि ये एक तरीके की इंटेंजिबल प्रॉपर्टी में दिया जाता है जो कि इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस पे होता है कि अगर मेरे माइंड को यूज़ करके मैंने कोई चीज़ क्रिएट की है तो उस चीज़ पर आईपीआर प्रोवाइड होता है। तो कॉपीराइट एक ऐसा आईपीआर है जो कि माइंड की क्रिएटिविटी पे प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद ये एक एक्सक्लूसिव राइट है जो कि लॉ एक ऑथर या क्रिएटर को देती है टू प्रिंट, पब्लिश और टू सेल। तो बेसिकली एक तरीके से इकोनॉमिकल हो गया ये कि उसको अपनी क्रिएशन को पब्लिश, प्रिंट एंड सेल करने का राइट एक ऑथर के पास ही है। और ये कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मिलता है। ये अनलिमिटेड टाइम का नहीं होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए मिलता है कॉपीराइट। हर सब्जेक्ट मैटर का अपना अपना टाइम पीरियड रहता है। वो चीज़ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट मैटर्स के साथ। उसके बाद ये है कि जो कॉपीराइट है वो एक स्टैट्यूट की क्रिएशन है। इसका मतलब क्या है कि हमारे कॉपीराइट एक्ट के अंदर क्लियरली ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर स्टैट्यूट के डेफिनेशन के अंदर वो फिट नहीं आती है कोई चीज़ तो उसको कॉपीराइट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जो कॉपीराइट है वो केवल और केवल स्टैट्यूट से ही मिल सकता है। अगर स्टैट्यूट अलाउ करता है तो कॉपीराइट मिलता है। और फाइनली कॉपीराइट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि वो किसी ऑथर को, जो जिस भी ऑथर ने या किसी क्रिएटर ने कोई चीज़ क्रिएट की है अपने माइंड को यूज़ करके, अपना लेबर यूज़ करके, तो उससे कोई और इंसान उस चीज़ का अनऑथराइज्ड यूज़ ना कर पाए। तो बेसिकली ये उस ऑथर को या उस क्रिएटर को प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि कोई और उसकी क्रिएशन का मिसयूज़ ना कर पाए। अभी हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉपीराइट। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे पर फिलहाल नाम पढ़ते हैं। क्रिएशन ऑफ अ स्टैट्यूट, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। मल्टीपल राइट्स, एक तरीके से बंडल ऑफ राइट्स होते हैं। ओरिजिनलिटी, इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। एंड कॉपीराइट एग्जिस्ट इन एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया एंड नॉट द आइडिया इटसेल्फ, ये चीज़ भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, क्रिएशन ऑफ अ स्टैट्यूट। जो कॉपीराइट है वो एक तरीके से क्रिएशन ऑफ अ स्टैट्यूट है कि स्टैट्यूट ने ही उसे क्रिएट किया है। सेक्शन 16 के अंदर सीधा सीधा ये चीज़ क्लियरली लिखी हुई है कि कोई भी कॉपीराइट किसी और तरीके से नहीं पाया जा सकता है, वो केवल और केवल इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही मिलता है। ये सेक्शन 16 पढ़ लेते हैं। नो कॉपीराइट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, कि कोई भी कॉपीराइट किसी भी और तरीके से नहीं मिलेगा अदर देन जो कि इस एक्ट में प्रोवाइडेड है। नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉपीराइट और एनी सिमिलर राइट in any work whether published or unpublished otherwise than under and in accordance with the provisions of this act or of any other law for the time being in force, but nothing in this section shall be construed as abrogating any right or jurisdiction to restrain a breach of trust or confidence. तो बेसिकली ये सेक्शन सिंपली यही चीज़ कहता है कि कोई भी इंसान को कोई भी कॉपीराइट नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस ये चीज़ इस एक्ट में लिखी हुई है। पर लेकिन कोई भी इसका प्रोविज़न ये इस तरीके से नहीं होगा कि वो किसी का जो नेचुरल राइट है एक तरीके से उसको रिपील करे। एब्रोगेटिंग का मतलब बेसिकली होता है रिपील करना या फिर किसी से कोई चीज़ ले लेना। तो ये एक्ट ये चीज़ भी कहता है कि अगर किसी का कोई नेचुरल राइट है तो उसको भी लेने का कोई राइट नहीं है, पर लेकिन जनरली जो कॉपीराइट प्रोवाइड होगा वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। अब हम मल्टीपल राइट्स पढ़ते हैं। ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अंदर बेसिकली ये चीज़ है कि एक्चुअली कॉपीराइट के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर होते हैं, मतलब डिफरेंट जैसे कि ड्रामेटिक वर्क हो गया या सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स हो गई या फिर सॉन्ग्स हो गए या फिर लिटरेरी वर्क हो गया। तो अलग अलग जो इनके सब्जेक्ट मैटर है, हर सब्जेक्ट मैटर के साथ उनका अपना एक बंडल ऑफ राइट है जो कि सेक्शन 14 में डिफाइंड है। वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेसिकली वो बंडल ऑफ राइट ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म करता है कि हर तरीके का सब्जेक्ट मैटर को एक मल्टीपल राइट्स मिलते हैं, ना कि कोई एक सिंगल राइट। अब हम अगला पढ़ते हैं ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है
पूरे आईपीआर का, नॉट जस्ट कॉपीराइट बट पूरे के पूरे आईपीआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ओरिजिनलिटी। कि आईपीआर मतलब सॉरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे आपको जो राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पे जो राइट है वो आपको तभी मिलता है जब आपका जो क्रिएशन है, आपने जो अपना माइंड यूज़ करके चीज़ क्रिएट की है वो ओरिजिनल हो, वो यूनिक हो। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का ऑलरेडी पहले से क्रिएट की हुई चीज़ को, पहली वाली क्रिएशन को उठाकर आपने कॉपी पेस्ट करके और अब आप बोल रहे हो कि मेरे को भी कॉपीराइट दो। तो बेसिकली ओरिजिनलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे के पूरे आईपीआर का एंड एज वेल एज कॉपीराइट लॉ का। तो जो इसमें एक मेन इशू क्या आता है जब हम कॉपीराइट की ओरिजिनलिटी डिस्कस कर रहे होते हैं, तो कॉपीराइट के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि लिटरेरी वर्क्स भी आते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने कोई थीसिस लिखी थी, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज अ लॉ स्टूडेंट्स हम लोग सेकेंडरी रिसर्च करते हैं, हम लोग डॉक्ट्रिनल रिसर्च करते हैं, उसके अंदर हम लोग दूसरे ऑथर्स की कही हुई चीज़ों को अपने रिसर्च पेपर्स में साइट करते हैं और ये कहते हैं कि भाई उन्होंने ये चीज़ कही और इसलिए मेरे को ये लगता है कि मेरा डेरिवेशन ये निकल के आएगा। तो ये एक तरीके से डेरिवेटिव वर्क्स होते हैं जो कि मतलब किसी और के वर्क को आपने वापस से स्टडी कर कर कुछ अपना डेरिवेशन निकाला उसका, तो वो चीज़ है डेरिवेटिव वर्क्स होते हैं। तो इशू जो मेन उठता है डेरिवेटिव वर्क्स में कि जो डेरिवेटिव वर्क्स हुए हैं, अगर मैंने कोई एक थीसिस क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने किसी और थीसिस का रेफरेंसेस लिए हैं सारे, तो कॉपीराइट जो है ओरिजिनल वो उस ओनर के पास, वो उस ऑथर के पास होना चाहिए जिसने पहले उसे बनाया था, या फिर मेरे पास होना चाहिए, या फिर हम दोनों के पास होना चाहिए। तो जो इशू उठ के आता है वो ये आता है। तो इस इशू के लिए 3 टेस्ट्स हैं जो कि बहुत सीरीज ऑफ केसेस के थ्रू डिस्कस हुए थे। तो हम इनको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। मैं पढ़ देती हूँ। स्वेट ऑफ द ब्रो डॉक्ट्रिन, क्रिएटिविटी स्टैंडर्ड डॉक्ट्रिन, फीस्ट पब्लिकेशन केस। ये 3 टेस्ट्स हैं जो कि इस इशू को सॉल्व करने में हेल्प देते हैं। तो सबसे पहला है स्वेट ऑफ द ब्रो डॉक्ट्रिन। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो भी इंसान अपना लेबर पुट कर रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, तो उसको उसका कॉपीराइट मिलना चाहिए। ये जो डॉक्ट्रिन है ये एकदम कंसिडर नहीं करती है क्रिएटिविटी का। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लेबर ही है कि अगर आप एक लेबर पुट कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर तो आपको कॉपीराइट मिलेगा। भले ही मैं क्या करूँ, मैं 10 थीसिस उठाकर एक अपना थीसिस बना दूँ सारा कॉपी पेस्ट कर कर, मैंने अपने आप कुछ क्रिएटिव नहीं किया, मैंने सब कुछ कॉपी पेस्ट किया, तो स्वेट एंड ब्रो डॉक्ट्रिन के अंदर मुझे उसका कॉपीराइट मिलेगा बिकॉज मैंने उसके अंदर लेबर अप्लाई किया है। तो ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और इस वजह से ये काफ़ी क्रिटिसाइज भी की जाती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन ऑफ ऑथरशिप कम है। मतलब अगर जो पुराना ऑथर था उस पर्टिकुलर थीसिस का, उसके जो ऑथर्स को, उसकी ऑथरशिप को प्रोटेक्ट कम कर रही है ये, और ज़्यादा क्या कर रही है, ज़्यादा ये कर रही है कि किसी के भी लेबर का मिस अप्रोप्रिएशन ना हो। कि अगर मैंने एक लेबर पुट किया है तो मेरा लेबर वेस्ट नहीं जाना चाहिए, मुझे भी उसका कॉपीराइट मिलना चाहिए। अभी अगली जो हमारी डॉक्ट्रिन है वो कहती है क्रिएटिविटी स्टैंडर्ड थ्योरी। ये थ्योरी स्वेट एंड ब्रो थ्योरी का एकदम उल्टा है। ये थ्योरी कहती है कि आपको क्रिएटिविटी डालनी है, आप कितना भी लेबर डाल लो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आपके वर्क में क्रिएटिविटी नहीं है, ओरिजिनलिटी नहीं है, यूनिकनेस नहीं है, तब तक हम आपको कॉपीराइट नहीं देंगे। तो ये दोनों डॉक्ट्रिन्स एक्सट्रीम्स पे चलती हैं, तो इन दोनों में कहीं ना कहीं हमेशा इश्यूज रहते हैं। तो इसके बाद एक केस आया था, उस केस के अंदर तीसरी डॉक्ट्रिन डेवलप की गई थी। ये केस था फीस्ट पब्लिकेशन वर्सेस रूरल टेलीफोन सर्विसेज कंपनी, 1991 का केस था। इसके अंदर मैं आपको इसके फैक्ट्स बता देती हूँ कि क्या हुआ था। एक कंपनी थी, उन्होंने एक टेलीफोन डायरेक्टरी बनाई, तो उस टेलीफोन डायरेक्टरी पे उन्होंने कॉपीराइट क्लेम किया। तो जो डिफेंडेंट थे उन्होंने बेसिकली जो प्लेंटिव्स थे उन्होंने बेसिकली ये बोला कि आप टेलीफोन डायरेक्टरी पे कैसे कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो। टेलीफोन डायरेक्टरी तो ऑलरेडी फैक्ट्स हैं, वो तो किसी का फ़ोन नंबर है, आपने सबके फ़ोन नंबर्स उठाकर एक कॉपी में लिख कर उसको आप क्लेम कर रहे हो कि आपको कॉपीराइट मिलेगा। तो जो डिफेंडेंट्स थे उन्होंने बेसिकली ये चीज़ बोली। उनका कंटेंशन ये था कि उन्होंने उसके अंदर बहुत ज़्यादा लेबर पुट किया है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, पूरा कंपाइलिंग किया है, उसके अलावा उसको थोड़ा सा, उसके अलावा उन्होंने उसे अल्फ़ाबेटिकली लगाया है, तो ये सब काम उन्होंने किया है, तो उनको मिलना चाहिए कॉपीराइट। तो अब इस पर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने ये बोला सबसे पहली बात तो कि जो ऑथर है, ऑथर कौन रहेगा, ऑथर कोई ऐसा इंसान रहेगा जो कि किसी चीज़ के ओरिजिन का रीज़न रहा हो। कि अगर मैं एक ऑथर हूँ तो मतलब मैंने अपनी क्रिएटिविटी को ओरिजिन किया है। तो उसके आगे कोर्ट ने बोला कि जो फैक्ट्स हैं वो पहले से इस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं एंड
जो फैक्ट्स हैं उनका जो ओरिजिन है वो किसी ऑथर के बेसिस पे नहीं होता है, उनका ओरिजिन पहले से हुआ होता है। अगर मैंने मेरा एक फ़ोन नंबर है और वो आपने अपने टेलीफोन डायरेक्टरी में लिख दिया, तो वो चीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ही मेरा फ़ोन नंबर नया नया क्रिएट किया है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बेसिकली ये बोला कि जो ऑथर है वो एक ऐसा इंसान है जो कि किसी भी चीज़ की ओरिजिनलिटी को ओन करता है। और फैक्ट्स के केसेस में क्या होता है कि क्योंकि फैक्ट्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड होते हैं, तो उनकी जो ओरिजिन है उस चीज़ को ऑथर क्लेम नहीं कर सकता है। तो उसके आगे लेकिन कोर्ट ने बोला कि लेकिन जो स्टैंडर्ड्स ऑफ उन्होंने यूज़ किया है, या स्टाइल ऑफ अरेंजमेंट जो उन्होंने यूज़ किया, कि उन्होंने किस तरीके से अरेंज किया है उस चीज़ को, जैसे कि उनका जो कंटेंशन था वो ये था कि हमने उसको अल्फ़ाबेटिकली यूज़ किया, अल्फ़ाबेटिकली सेट करके बहुत मेहनत किया है। तो कोर्ट ने बेसिकली यही बोला कि उनका जो स्टाइल ऑफ अरेंजमेंट है, अकेली वो चीज़ कॉपीराइट हो सकती है उस पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी में। तो इन्होंने फाइनली स्वेटनब्रो डॉक्ट्रिन को एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एक्सक्यूज मी, जो लेबर है, लेबर आपने कितना भी अप्लाई किया हो, थोड़ा क्रिएटिविटी का एलिमेंट होना ज़रूरी है, ओरिजिनलिटी होनी ज़रूरी है। अगर आपकी ओरिजिनलिटी या क्रिएटिव एलिमेंट एकदम नहीं है, तो इस केस के अंदर, मतलब सॉरी, नॉट जस्ट इन दिस केस बट इन टाइप के केसेस में दिक्कत हो जाती है कि अगर आपने केवल लेबर लगाया, बहुत मेहनत किया, पर लेकिन आपका क्रिएटिविटी एलिमेंट उसके अंदर था ही नहीं, तो वो चीज़ दिक्कत आ जाती है। अभी हम पढ़ते हैं इंडिया की पोजीशन इसके अंदर क्या है। तो इंडिया की पोजीशन के लिए मैं दो केसेस पढ़ाऊंगी। पहला है आरजे आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म, और अगला हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो इसका मैं आपको फैक्ट्स बताती हूँ कि आरजे आनंद थे, वो उन्होंने एक ड्रामेटिक प्ले लिखा और वो दिल्ली में उसे प्रेजेंट करते थे। तो अब जो ये डीलक्स फिल्म वाले थे, उन्होंने उनको अप्रोच किया कि हम आपके प्ले के ऊपर एक मूवी बनाना चाहते हैं। तो आरजे आनंद ने कहा कि भाई ठीक है, आप मूवी बना लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बारी दिल्ली आ जाओ, हमारा प्ले देख लो और हमारी स्क्रिप्ट पढ़ लो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो डीलक्स फिल्म वाले आए दिल्ली, उन्होंने उनका प्ले देखा और स्क्रिप्ट पढ़ा, पर बिना कुछ रिप्लाई दिए चले गए। और उसके बाद आरजे आनंद को भी लगा कि भाई उनको नहीं पसंद आया होगा, वो नहीं बनाना चाहते हैं मूवी। तो कुछ टाइम बाद डीलक्स फिल्म वालों ने एक मूवी रिलीज़ की। तो जब उन्होंने वो मूवी रिलीज़ की तो आरजे आनंद ने वो मूवी देखी। अब उनको एकदम ये लगा कि ये चीज़ मेरे प्ले से ही कहीं ना कहीं ली गई है, तो उन्होंने केस कराई। तो अब इसमें इशू ये आया था कि वेदर देयर वाज एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्लेंटिव्स ड्रामेटिक वर्क, कि जो प्लेंटिव का ड्रामेटिक वर्क था उसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके अंदर कोर्ट ने बेसिकली सबसे पहले बात तो ये चीज़ बोली थी कि अगर आपके फंडामेंटल एंड सब्सटैंशियल एस्पेक्ट्स जो है किसी एक पर्टिकुलर क्रिएशन के, अगर उनको कॉपी किया गया है या फिर लिटरली कॉपी कर दिया गया, एक लिटरल इमिटेशन आपको दे दी गई है, तो ओरिजिनलिटी आपकी जो है वो इन्फ्रिंज होगी। पर लेकिन जनरल केसेस में, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कॉपीराइट जो मिलता है वो एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया पे मिलता है, ना कि आइडिया पे मिलता है। तो ये चीज़ हम इसके बाद में जो हमारा फोर्थ एसेंशियल है वो भी है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा कॉपीराइट है वो हमको आइडिया पे मिलता है, सॉरी, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया पे मिलता है। कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आइडिया है कि मुझे एक साईफाई मूवी बनानी है, तो अब अगर मैं साईफाई मूवी के आइडिया को कॉपीराइट कर लूँ, तो उस हिसाब से कोई और इंसान साईफाई मूवी कभी बना ही नहीं पाएगा। तो ये जो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है कॉपीराइट की, वो बेसिकली ये कहती है कि आइडिया, जो कंप्लीट आइडिया है, सोल आइडिया, आप उसको कॉपीराइट नहीं कर सकते। पर हाँ, आपने उस आइडिया को किस तरीके से एक्सप्रेस किया है स्टेज पर या फिर थिएटर में, उस चीज़ को आप कॉपीराइट कर सकते हो। तो इसके अंदर यही बोला कोर्ट ने कि एक तो सबसे पहली बात तो फंडामेंटल एंड सब्सटैंशियल एस्पेक्ट्स की बात की। फिर उन्होंने कहा अगर लिटरल इमिटेशन किया हुआ है तो भी आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजिंग कह सकते हो। उसके बाद उन्होंने तीसरी चीज़ ये कही कि लेकिन जहाँ पर एक सिमिलर टाइप के आइडिया को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की बात की जा रही है, तो वहाँ पे देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि सिमिलैरिटीज़ होंगे ही होंगे। क्योंकि अब अगर एक रोम कॉम मूवी है, तो हर रोम कॉम मूवी में एक हीरो एक हीरोइन या फिर दो ऐसे लोग तो होंगे ही ना, जो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो वो वाली जो चीज़ है वो चीज़ तो सिमिलर रहेगी। तो कोर्ट ने इसी चीज़ को पॉइंट किया कि अगर हम सिमिलर आइडिया को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कुछ सिमिलैरिटीज़ तो होनी, मतलब मैंडेटरी टाइप ही है। तो बेसिकली कोर्ट ने इसके अंदर बोला कि जो सिमिलैरिटी है वो व्यूअर की आई से देखी जानी चाहिए। कि जैसे अगर एक मैं व्यूअर हूँ और मैंने एक मूवी देखा, तो
अगर मैंने एक मूवी देखा और मैंने एक प्ले देखा और वो मूवी देखकर मुझे एकदम ऐसा लगा कि ये तो यार उस प्ले से ही बना हुआ है, तो सिमिलैरिटी जो है वो मेरे व्यूअर की आइज से देखी जानी चाहिए, ना कि मतलब जो ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है। इसके बाद अगला केस था ईस्टर्न बुक कंपनी एंड अदर्स वर्सेस डीबी मोदक एंड अदर्स। मैं इसका फैक्ट्स आपको बताती हूँ। इसके अंदर बेसिकली ये हुआ था कि एक कंपनी है ईस्टर्न बुक कंपनी जो कि जजमेंट्स को आगे रिपोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट केसेस जो हमने एसएससी ऑनलाइन हम पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड केस था ये कि वो आगे जजमेंट्स रिपोर्ट करते हैं। तो मेजर इशू ये था कि जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, ये वाले जो जजमेंट्स को जिनको रिपोर्ट किया जा रहा है, क्या वो कॉपीराइट उन पे क्लेम किया जा सकता है, वो कितने ओरिजिनल है। ये इशू बेसिकली क्यों उठा, क्योंकि जो जजमेंट है वो किसी जज ने लिखा है या किसी ट्रिब्यूनल ने लिखा है। तो उस केस के अंदर जो इंसान उस जजमेंट को आगे रिपोर्ट कर रहा है, क्या वो इंसान कॉपीराइट क्लेम कर सकता है, क्योंकि क्रिएटर एंड ऑथर तो जज है, तो क्या वो क्लेम कर सकता है या नहीं। तो इसके अंदर बेसिकली कोर्ट ने सारी डॉक्ट्रिन्स को रेफर करते हुए फाइनली ये बोला था कि जो रिपोर्टेड जजमेंट्स होते हैं उनके कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि कॉपीराइटेबल नहीं है। जैसे कि अगर आपने एज इट इज़ कोई पैराग्राफ उठाकर अपने रिपोर्टेड जजमेंट में कॉपी कर दिया तो वो चीज़ तो कॉपीराइटेबल नहीं है। पर लेकिन हाँ, अगर आपने रिपोर्टेड जजमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाले हैं जैसे कि आप एक स्पेसिफिकली हर 2 पेज के बाद या 4 पेज के बाद एक एक्सप्लेनेटरी पेज डाल रहे हो जिसके अंदर आप सब एक्सप्लेन कर रहे हो, या फिर आपने उनको पूरे को पढ़कर एक शॉर्ट रिपोर्ट बनाया है, तो जो शॉर्ट रिपोर्ट बनाया है वो सब चीज़ें जो हैं उन पे कॉपीराइट क्लेम किया जा सकता है। अभी हम फोर्थ एसेंशियल पढ़ते हैं, कॉपीराइट एग्जिस्ट इन एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। ये चीज़ मैंने आपको पिछले केसेस में भी समझाई कि जो आइडिया है वो अपने आप में कॉपीराइटेबल नहीं है, उसके लिए आइडिया के लिए उसका एक्सप्रेशन ज़रूरी है, और एक्सप्रेशन को हम कॉपीराइट कर सकते हैं और हम आइडिया को कॉपीराइट नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म केस के अंदर भी कोर्ट ने यही चीज़ बोली थी कि देयर कैन बी नो कॉपीराइट इन एन आइडिया, सब्जेक्ट मैटर, थीम्स, प्लॉट्स और हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं कॉपीराइट लॉ इन इंडिया। इंडिया के अंदर कॉपीराइट लॉ से रिलेटेड 3 एक्ट्स आए थे। इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1847, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1914 एंड इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। जो 1847 वाला एक्ट था उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं भी रिकॉर्डेड नहीं है, पर लेकिन जो पहला इम्प्लीमेंटेड एक्ट था वो था 1914 का। ये बहुत ही छोटा सा एक्ट था, 15 सेक्शंस का, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था। तो इस वजह से जब इंडिया में इंडिपेंडेंस गेन हुआ तो उसके बाद हमारे पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट पास किया, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। ये एक काफ़ी बड़ा एक्ट था एंड काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नई इंक्लूड की गई। तो अभी हम इनके सेलिएंट फीचर्स पढ़ते हैं इस एक्ट के। इसके अंदर स्कोप ऑफ राइट्स कन्फर्ड टू ऑथर डिफाइन किया गया था कि कौन कौन से राइट्स जो है वो किस ऑथर को मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग राइट्स मिलते हैं, मल्टीपल राइट्स। तो ये चीज़ डिफाइन हुई कि किस ऑथर को, किस टाइप के ऑथर को क्या उसका स्कोप ऑफ राइट्स रहेगा। प्रोविजंस टू डिटरमाइन फर्स्ट ओनरशिप, जो सबसे पहले ओनरशिप कौन क्लेम कर सकता है वो चीज़ डिफाइन की गई। उसके बाद टर्म्स ऑफ कॉपीराइट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कॉपीराइट। मैंने आपको बताया कि हर डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर होता है, तो हर तरीके के कैटेगरी के लिए डिफरेंट टर्म है, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए कॉपीराइट मिलेगा, तो वो चीज़ भी डिफाइन की गई। उसके बाद प्रोविजंस रिलेटिंग टू असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट की, जैसे कॉपीराइट बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, तो मैं उसे असाइन कर सकती हूँ लीगली किसी और इंसान को, ताकि अब वो यूज़ करे, अब मेरे को यूज़ नहीं करना उस कॉपीराइट को। एंड सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफाइन की गई, और क्रिएशन ऑफ कॉपीराइट ऑफिस एंड कॉपीराइट बोर्ड किया गया। मैं बता देती हूँ कॉपीराइट ऑफिस एंड कॉपीराइट बोर्ड क्या डिफरेंस है। कॉपीराइट ऑफिस एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर हम अपना कॉपीराइट रजिस्टर करा सकते हैं, हम अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और जो कॉपीराइट बोर्ड है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम एडजुडिकेशन के लिए जाते हैं, कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके एडजुडिकेशन के लिए जाते हैं। तो ये 2 बॉडीज़ भी इस एक्ट के अंदर क्रिएट की गई। इसके बाद अमेंडमेंट्स। ये जो एक्ट था 1957 का, इसे 6 बारी अमेंड किया गया है। 1983 में, 1984 में, 1992 में, 1994 में, 1999 में, एंड जो सबसे मेजर अमेंडमेंट था वो था 2012 के अंदर। ये एक्ट ये वाला अमेंडमेंट इतना ज़्यादा मेजर इसलिए था क्योंकि इसको हमने इसलिए लेकर आया था ताकि सारा जो इंटरनेशनल हमारे जो ट्रीटीज़ हैं, इसमें 2 ट्रीटीज़ मेन थे इसके अंदर, वीपो कॉपीराइट ट्रीटी एंड वीपो परफॉर्मेंस एंड फोग्राम्स ट्रीटीज़। ये 2 ट्रीटीज़ को हम अपनी इंडियन लॉ के साथ हार्मोनाइज करना चाहते थे, इसलिए इस अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया था।
इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफ, फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स की बात की गई थी और कॉपीराइट बोर्ड के अंदर रिफॉर्म्स लाए गए थे जो कि एडजुडिकेटरी बोर्ड था। उसके साथ साथ इसके अंदर कॉपीराइट सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया गया था। मैं बता देती हूँ, कॉपीराइट सोसाइटीज़ बेसिकली ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल किसी एक पर्टिकुलर कॉपीराइट के लिए राइट्स इंजॉय करता है और सबके सारे लोगों के पास, सारे मेंबर्स के पास इक्वल राइट्स होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि राइट्स कौन कौन से राइट्स प्रोटेक्टेड हैं कॉपीराइट एक्ट के अंदर। तो दो तरीके के राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, इकोनॉमिक एंड मॉरल राइट्स। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो कॉपीराइट एक्ट है वो किसी भी ऑथर को पब्लिश एंड सेल करने का राइट देता है अपना क्रिएशन को। तो ये एक इकोनॉमिक राइट है कि इन जो एक ऑथर है, क्रिएटर है, वो अपने एक पर्टिकुलर क्रिएशन को आगे सेल कर सकता है एंड उससे प्रॉफिट क्लेम कर सकता है। उसके बाद जो मॉरल राइट्स ऑफ द ऑथर थे वो सेक्शन 15 के अंदर दिए हुए हैं। तो दो तरीके के मॉरल राइट्स हैं, राइट ऑफ पैटर्निटी एंड राइट ऑफ इंटेग्रिटी। तो पहला जो पैटर्निटी राइट है उसके अंदर बेसिकली ये है कि जो ओनरशिप का राइट है कि अगर मैंने कोई चीज़ क्रिएट की तो मेरे पास उसका ओनरशिप का राइट होना चाहिए। एंड राइट ऑफ इंटेग्रिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैंने कोई चीज़ क्रिएट किया है तो उसका कोई और इंसान मिसयूज़ ना करे, मतलब अनऑथराइज्ड यूज़ ना करे। तो अभी हम फटाफट से हमारी टाइमलाइन रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि कॉपीराइट क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टेस्ट ऑफ ओरिजिनलिटी पढ़े हमने, कुछ केस लॉस पढ़े हमने, फिर हमने कॉपीराइट लॉ इन इंडिया पढ़ा, फिर हमने उनके अमेंडमेंट्स पढ़े और उसके बाद हमने फाइनली मॉरल एंड इकोनॉमिकल राइट्स पढ़े। अभी हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे ये भी जान लेते हैं। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट क्या है जो कि सेक्शन 13 के अंदर दिया हुआ है। डेफिनेशन ऑफ कॉपीराइट क्या है सेक्शन 14 के अंदर जो दिया हुआ है। इसके अंदर सारे के सारे बंडल ऑफ राइट्स डिफाइंड है और सब्जेक्ट मैटर वाली डेफिनेशन सेक्शन 13 के अंदर सारे सब्जेक्ट मैटर्स डिफाइंड है कि क्या क्या सब्जेक्ट मैटर कॉपीराइट के अंदर आते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ ओनरशिप कि कैसे ओनरशिप डिफाइन की जाती है, कैसे डिटरमाइन की जाती है। एंड राइट्स ऑफ ओनर एंड कॉपीराइट कि क्या राइट्स होते हैं कॉपीराइट ओनर के। तो थैंक यू एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, बाय।